Hello everyone. I welcome you all on An Academy. Let's crack it. Second. बेटा आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे आपके नॉट पढ़ेंगे बट हाँ ये आपका एक छोटा सा टेस्ट जैसा है जिसमें मैंने आपके सब 1 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है वो कवर किए हैं। ओके, चैप्टर ऑब्वियसली पूरी सोशल साइंस मैंने कवर की है, इसमें देख लीजिए। एज यू ऑल नो माई नेम इज कविता चौधरी, क्लियर डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। मैं लास्ट 1 साल से पढ़ा रही हूँ और ये मेरा अन अकेडमी का प्रोफाइल लिंक है। अगर आप मेरे बारे में और जानना चाहते हैं तो जाके अन अकेडमी पे मुझे जरूर 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 फॉलो करिए। वहां पे मेरी रोज लाइव क्लास होती है। कब से? 6:30 टू 7:30। अब बेटा अगर आपको क्विज में पार्टिसिपेट करना है तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले डाउनलोड करना होगा अन अकेडमी का लर्नर्स ऐप। ओके, उसके बाद वहां नीचे आपको ऑप्शन देंगे टेस्ट का। ओके, आपको ऑप्शन मिलेगा नीचे टेस्ट का और फिर वहां पे आप जाके देखेगा ज्वाइन क्विज, ये लाइव होता है। तो आप अगर मेरी लाइव क्लास में आओगे तो मैं क्या करूंगी, आपको उस टाइम पे बता दूंगी कि कोड क्या है। अब आपका जो भी टारगेट होगा उसे अचीव करने में कौन हेल्प करेगा? ऑब्वियसली मैडम आपकी हेल्प करेगी उस टारगेट को अचीव करने में। अब आप सिर्फ एक चीज का ध्यान रखिए कि जब भी आप सब्सक्रिप्शन लो बस मेरा कोड इस्तेमाल करिएगा, दैट इज KAVITA कविता। ओके, अब बेटा यहाँ पे देखिए, आप अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो जो कि सिर्फ 15,000 का है, ठीक है, उसमें आपको क्या क्या मिलेगा? उसमें सबसे पहले आपको मिलेगा लाइव क्लासेस फॉर ऑल सब्जेक्ट्स डेली। सभी सब्जेक्ट्स के लिए आपको लाइव क्लासेस मिलेगी। वीकली क्विजेस होंगे। ओके, वीकली क्विजेस में आपको पता चलेगा कि आपकी ग्रोथ कैसे है। डाउट सॉल्विंग लाइव क्लास होगी, लाइव क्लासेस होगी जिसमें आप अपने सभी डाउट्स को पूछ सकते हो। ऑब्वियसली अगर पूछोगे तो सॉल्व तो वो हो ही जाएंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बेटा। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे। टेस्ट सीरीज होगी जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी ग्रोथ जो है वो कैसे हो रही है, नो कितना आप ज्यादा इंक्रीज हो रहे हो। अगर आप आइकॉनिक लेते हो सब्सक्रिप्शन तो उसकी अमाउंट सिर्फ 28,000 है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? इसमें इंडिया बेस्ट एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होगी आपकी, लाइव टेस्ट क्विजेस होंगे, क्रिएटिव कॉर्नर मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो आइकॉनिक में प्लस वाली सभी चीजें मिलेगी बट आइकॉनिक में स्टार चीजें भी आपको मिलने वाली है, जैसे कि पर्सनल मेंटर। हर एक बच्चे के लिए एक पर्सनल मेंटर होगा बेटा जो आपको हर चीज में गाइड करेगा कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, कैसे आपकी पूरी प्लानिंग करनी है। लाइव डाउट सॉल्यूशन, ऑब्वियसली जो भी डाउट होगा इंस्टेंटली आपको वो सॉल्व किया जाएगा। पेरेंट कनेक्ट, दिस इज द बेस्ट थिंग, क्योंकि हम पेरेंट्स के साथ भी कनेक्ट करेंगे ताकि हम उन्हें बता पाए कि उनके बच्चे की जो ग्रोथ है वो कैसे हो रही है। और एक जो सबसे अच्छी चीज है वो है स्टडी प्लानर। हमें पढ़ना सबको आता है बट हम पढ़े कैसे, उसे कैसे सिस्टमैटिकली प्लान आउट करें, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। नाउ यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल, हम है ना, हम ये काम आपके लिए करेंगे। आपको सिर्फ पढ़ना है, उसमें भी हम आपकी हेल्प करेंगे, आपको सभी चीजों में इंक्लूड करेंगे। आपको कैसे पढ़ना है, मॉर्निंग से लेके नाइट तक आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ये कौन बताएगा? ये हम अन अकेडमी वाले जो हैं वो आपको बताएंगे। बस आपको क्या लेना है, सिर्फ आपको सब्सक्रिप्शन लेना है और आपको कुछ भी नहीं करना। अब मैंने जैसे कि आपको बोला क्रिएटिव कॉर्नर आपको फ्री मिलेगा और इसमें क्या होता है, जो एक्स्ट्रा स्किल्स होती है बेटा वो आपकी डेवलप की जाएगी। अगर आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है तो वो चीजें जो हैं वो आपको सिखाई जाएंगी। और आप देखिए, लर्न न्यू स्किल एवरी वीक, हर वीक आपको कोई ना कोई नई स्किल सीखने को मिलेगी। देखिए,
अब हमारे ऑनगोइंग बैचेस चल रहे हैं 9th और 10th के। देखिए इसमें आपके मंडे टू सैटरडे लाइव क्लासेस होंगी सभी सब्जेक्ट्स के लिए। फिर प्री बोर्ड से पहले, ये तो मैडम बोनस ऑफर है। यस बेटा, ये तो ऑब्वियसली बोनस ऑफर है कि प्री बोर्ड से पहले आपका सारा रिवीजन खत्म हो जाएगा, या बोलो रिवीजन तो हो ही जाएगा। और जो सब्जेक्ट्स कवर होंगे वो कौन से हैं? मैथ्स एंड साइंस। अब आपको एक मिनट। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ सब्सक्रिप्शन लेना है, वो भी अपने मैडम के कोड से, दैट इज KAVIT, एक सेकेंड, ITA, कविता। ओके। अब बेटा जो आपकी सारी क्लासेस है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में कवर की जाएगी, और जैसे ही क्लास खत्म होगी आपको डायरेक्टली क्या मिलेंगे? नोट्स मिल जाएंगे। बस ये देखिए मेरा रेफरल कोड है, अगर आप एक बार सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप ऑल सब्जेक्ट्स, सारे सब्जेक्ट्स को एक्सेस कर सकते हो। सबको समझ में आया अच्छे से? ठीक है। अब सीरीज जो आज हमारी हम शुरू करने वाले हैं वो है वन लाइनर्स की महाभारत। और वो क्यों मैडम, ये क्यों? बिकॉज बेटा सबसे ज्यादा मैंने जहां तक देखा है बच्चों के मार्क्स कटते हैं, और सबसे ज्यादा उनको डिफिकल्टी अगर कहीं आती है तो वो आती है वन लाइनर्स में। वन लाइनर्स में आपके क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे, इसके साथ एमसीक्यू, फिलअप्स, ट्रू और फॉल्स, ये सब है जो मैं आपकी सीरीज में भर भर के लेके आई हूं। आज भी हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो 1 मार्क्स के, और ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, सिर्फ लैपटॉप खोलना है, फोन खोलना है, और सिर्फ इन सबको स्टार्टिंग से एंड तक देखना है। और देखिए आपको, और आप नीचे देखना ही नहीं है, आपको नीचे कमेंट भी करना है आंसर्स क्या होंगे। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इंक्रीज होगा अगर आपके आंसर सही होते हैं तो। अगर नहीं हुए तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें आपको वापस एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है। ऑब्वियसली अगर आपको क्वेश्चन, चलो मैडम ने क्वेश्चन पूछा और आपको वो क्वेश्चन नहीं आया, इसका मतलब कि वो क्वेश्चन जो है वो आपको एक बार वापस देखना भी पड़ेगा, और वो चैप्टर भी आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन नहीं आया, अगर सपोज कोई और क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करोगे? इसलिए मैंने वन लाइनर्स की महाभारत शुरू की है, जिसमें सभी चीजें आपकी इंक्लूड होगी। आपको तो मजा आएगा ही आएगा, क्योंकि बहुत इंटरैक्टिव क्लास होने वाली है। आपको कमेंट्स में नीचे आंसर देते रहना है, और मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगी कि क्या चीज है। ठीक है। एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे आपकी लाइव क्लासेस होंगी 6:30 to 7:30। आपको डेफिनेटली इसके अंदर आना ही होगा। ठीक है। तब आप देखिए हमारी लाइव क्लास में हम कितने अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, कितनी चीजें जो है आपकी कवर हो जाएगी। चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ओ माय गॉड, एमसीक्यूज। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्यों? बिकॉज ये मैं सबको स्टार्टिंग जो सबका फेवरेट है उससे सबको स्टार्ट करने वाली हूँ। एमसीक्यूज तो ऑलमोस्ट सबके फेवरेट होते हैं। प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम होती है जब आपको आंसर्स नहीं आते हैं, तब आप थोड़ा सा सैड फील कर देते हो, शिट मैन मुझे तो ये आंसर नहीं आया। बट अब कोई बात नहीं, मैं ऐसे एन नंबर ऑफ सीरीज आपके सामने लाने वाली हूँ पार्ट के हिसाब से, और आप देखिएगा आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। बस आपको तैयार रहना है अपने फोन के साथ, और कमेंट करते रहिए जो भी आपका आंसर है। जो सबसे पहले आंसर देगा, मैं देखती हूँ कौन वो ऐसा बच्चा है जिसको सारे आंसर्स आते हैं। लेट्स स्टार्ट। चलो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। Who became the king of United Italy in 1861? Victor Mazzani,
यूसिपी या नन ऑफ दिस। मैं इसमें बेटा आपको 10 सेकेंड का टाइम दूंगी, आपको जल्दी से कमेंट में उसका आंसर देना है और फिर मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगी। चलो स्टार्ट। चलो तो सबने आंसर दे दिया होगा। यस दे दो जल्दी से, 1 सेकेंड और देती हूँ, जल्दी से आंसर दे दो। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है विक्टर, विक्टर इमान्युअल सेकेंड। ओके, ये जो है ये इनका करेक्ट आंसर है। कौन किंग बना था यूनाइटेड इटली में इन 1861? विक्टर इमान्युअल। ओके, आई होप सबने आंसर सही दिया होगा। सेकंड आपका क्वेश्चन है, हु सेड व्हेन फ्रांस स्नीज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड? किसने ऐसा बोला था कि अगर फ्रांस छींक भी मारेगा तो पूरे यूरोप को सर्दी लग जाएगी? बिस्मार्क, मजनी, गरीबदली एंड चांसलर, या चांसलर डुक ने ये चीज बोली थी, मेटरनिच। चलो स्टार्ट करो, आपका टाइम मैंने स्टार्ट कर दिया है। देखती हूँ कौन जल्दी से इसका आंसर देता है। चलो तो मैं आपको बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चांसलर ड्यूक मेटरनिच। ओके, अब बेटा सबसे पहले मैंने एमसीक्यू लिया है, इसके बाद मैं फिलिंग द ब्लैंक्स भी लेने वाली हूं और उसके बाद मैं लेने वाली हूँ शॉर्ट आंसर्स। मतलब आपका कुछ भी आज नहीं छूटे। दूसरे सीरीज में मैं ट्रू और फॉल्स भी ले सकती हूँ, मैच द कॉलम भी ले सकती हूँ, ऐसे कोई भी चीजें जो आपके वन लाइनर में आ सकती है वो मैं सब सारी ही सीरीज में जो है वो कवर करने वाली हूं। ठीक है, तो आपको जल्द से जल्द इन सभी चीजों में पार्टिसिपेट ऑब्वियसली करना है ताकि ये सारी जो चीजें हैं वो आपकी क्लियर हो जाए। चलो ठीक है, किसका आंसर सही रहा? चलो बताओ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चांसलर ड्यूक मिटरनिच। नेक्स्ट आपका है, ओड किसान सभा वॉज सेट अप एंड हेडेड बाय। किसने ओड किसान सभा को सेटअप और हेडेड किया था? कौन उसको सेटअप और उसका लीडर कौन था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या बाबा रामचंद्र? चलो जल्दी से आंसर दे दो इसका सब लोग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है आपका ए, जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र, मतलब दोनों है। सेकेंड बेटा, ठीक है दोनों है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? इसका करेक्ट आंसर हुआ आपका डी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी भी आ गए और बाबा रामचंद्र जी भी आ गए। ठीक है, तो ओट किसान सभा किसने सेटअप और हेडेड की थी? सबसे पहले सॉरी, आपके जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र जी ने। ठीक है, क्लियर हुआ सबको ये?
इसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है आपका डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन वॉज फाउंडेड बाय होम। डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, ए यहाँ कैपिटल आएगा, ओके। डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन किसने फाउंड करी थी, मतलब किसने इस एसोसिएशन को ढूंढा था? चलो जल्दी से। महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस या ऑल ऑफ द अबाव, या इन सब ने मिलके डिप्रेस क्लास एसोसिएशन को ढूंढा था? चलो आपका टाइम स्टार्ट हो गया है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर बी आर अंबेडकर। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डॉक्टर बी आर अंबेडकर। इन्होंने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन को फाइंड किया था, ठीक है। वॉज फाउंडेड बाय होम? डॉक्टर बी आर अंबेडकर, ठीक है। ये चारों क्वेश्चन आपको आई होप क्लियर हो गए होंगे। एक बार वापस देख लेते हैं। मैं अब नहीं चाहती कि कोई भी चीज आपको वन लाइनर्स अगर पूछे जाए और आपको नहीं आए, ठीक है। किंग ऑफ यूनाइटेड इटली 1861 में कौन थे? विक्टर इमैनुअल टू। व्हेन फ्रांस नीड्स द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, ये किसने बोला था? चांसलर ड्यूक मेटरनिच ने ये चीज बोली थी। उड़ान किसान सभा किसने सेटअप और हेडेड बाई? जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र। क्लियर हुआ सबको ये इतना? डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय होम? डॉक्टर बी आर अंबेडकर। सबको सही आया? गुड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ब्लैक सॉइल इज फाउंड? जो ये सारे स्टेट्स आपको दिए हुए हैं इसमें से कौन से स्टेट में आपको ब्लैक सॉइल जो है मिलेगी? जस्ट गिव मी अ सेकेंड बेटा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आई होप सबने कमेंट कर दिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सॉइल इज ब्लैक सॉइल इज फाउंड? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? जम्मू एंड कश्मीर? नो। राजस्थान? नो। गुजरात? नहीं। गुजरात नहीं। झारखंड? नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या है? यस गुजरात मैडम, गुजरात नहीं, नहीं, यस गुजरात। तो ये जो सॉइल है ब्लैक सॉइल, ये आपको कहाँ मिलेगी? कौन से स्टेट में मिलेगी? ये मिलेगी आपको गुजरात में। क्लियर सबको? आई होप कोई डाउट नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा सबको। Which one of the following does not influence the industrial location? कौन सा ऐसा फैक्टर है जो आपके इंडस्ट्रियल लोकेशन को कोई इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, मतलब उसके होने से ना होने से कोई फर्क इंडस्ट्रियल सेक्टर को नहीं पड़ेगा। मतलब इंडस्ट्रियल जो लोकेशन है, सेक्टर नहीं लोकेशन, रॉ मटेरियल, कैपिटल, लेबर या अंडरग्राउंड रेलवे। चलो जल्दी से आंसर देना स्टार्ट कर दो सब लोग।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है अंडरग्राउंड रेलवे। ऑब्वियसली अंडरग्राउंड रेलवे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंडस्ट्रियल लोकेशन को, ठीक है, बट किस किस से फर्क पड़ेगा? रॉ मटेरियल से ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली इंडस्ट्रीज जो है वो इंडस्ट्रीज जो लोग होते हैं वो वहां पे ही उसे लोकेट करेंगे जहां पे उन्हें रॉ मटेरियल्स इजीली मिल जाएगा। ओके, कैपिटल मतलब ऑब्वियसली वो जितना इन्वेस्ट करे उनके रिटर्न में उनको आना भी चाहिए, और जहां पे उनको चीप लेबर मिलेगा। तो ऑब्वियसली ये चीजें तो बहुत ज्यादा मैटर करती है जब भी आप किसी भी इंडस्ट्री को लोकेट करो। तो मैटर क्या नहीं करता इस पॉइंट में से? अंडरग्राउंड रेलवे का जो पार्ट है वो मैटर नहीं करता। Which of the following countries is an example of coming together federation? कौन से जो कंट्री है वो कमिंग टुगेदर फेडरेशन की एक एग्जाम्पल है? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, बेल्जियम या स्पेन? जल्दी से चलो सब लोग, बच्चा कमेंट देना स्टार्ट कर दो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ओके, इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। विच ऑफ द फॉलोइंग करने के एग्जाम्पल ऑफ बेल्जियम सॉरी कमिंग टुगेदर फेडरेशन ऑस्ट्रेलिया है। ये सब क्या है? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन वाले हैं, ठीक है। कमिंग वाले कौन है? ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और आपका कौन है? स्विट्जरलैंड, ठीक है। चलो क्लियर हुआ सबको? एट, द मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी इज, डेमोक्रेसी का सबसे बेसिक आउटकम क्या है? इट एड्रेसेस सोशल एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पार्टीज। ये क्या एड्रेस करता है? सोशल और इकोनॉमिक पॉलिटिकल पार्टीज को एड्रेस करता है। इट अक्यूमुलेट्स द रिलीजियस डिफरेंसेस, क्या वो रिलीजन डिफरेंसेस को अक्यूमुलेट करता है। इट प्रोड्यूस बैड गवर्नमेंट। इट प्रोवाइड अकाउंटेबिलिटी टू द सिटीजन्स। चलो देखती हूँ कौन जल्दी से कमेंट करेगा। चलो स्टार्ट करो। चलो बेटा जल्दी से आंसर देना स्टार्ट कर दो। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है डी, इट प्रोवाइड अकाउंटेबिलिटी टू द सिटीजन्स। मतलब कि ये क्या करती है? अकाउंटेबिलिटी मतलब होती है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या प्रोवाइड करती है? अकाउंटेबिलिटी। ये जो इनके सिटीजन्स है इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है। जैसे कि आपको पता है वोटिंग वगैरह ऑब्वियसली हमें जो गवर्नमेंट चाहिए होती है हम वो ही सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सबको क्लियर हुआ? इतने सारे जो भी थे, जैसे ही एक बार हो जाएंगे मैं वापस आपको सारे आंसर्स दिखाने वाली हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विथ मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न ऑफ द प्रॉमिस टू फ्यूचर पेमेंट refers to
क्वेश्चन मार्क। एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें जो लेंडर होता है वो सप्लाई करता है, मतलब क्या देता है, बोरोवर्स को या तो पैसे देता है या गुड्स देता है या सर्विसेज देता है, और रिटर्न में वो उससे क्या लेता है, प्रॉमिस लेता है कि वो फ्यूचर में उसे पे करेगा। तो वो प्रॉमिस कौन देता है, वो प्रॉमिस देता है आपका बोरोवर, और वो प्रॉमिस लेता कौन है, वो प्रॉमिस लेता है आपका सप्लायर। ठीक है, समझ में आया होगा सबको। तो इसके ऑप्शंस क्या क्या है, डेट, कोलेट्रल, डिपॉजिट या क्रेडिट। इसे क्या बोला जाता है, डेट बोला जाता है, कोलेट्रल बोला जाता है, डिपॉजिट बोला जाता है या क्रेडिट बोला जाता है। चलो आपका टाइम स्टार्ट हो गया है, स्टार्ट। चलो सबको आंसर याद आया, जल्दी से कमेंट कर दो, जो भी बाकी है। चलो बेटा, तो बेटा इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्रेडिट। ओके, क्रेडिट के अंदर मतलब उधार पे जो चीजें देते हैं उसे क्या बोलते हैं, क्रेडिट। ये कैसा होता है, एक अग्रीमेंट होता है जिसमें जो लेंडर है वो बोरोवर को क्या देता है, मनी देता है, गुड्स देता है या सर्विसेज देता है, और उससे इन रिटर्न में प्रॉमिस लेता है कि तुम मुझे फ्यूचर में ये पैसे, ये गुड्स या ये सर्विसेज जो भी मैंने तुम्हें दी है, तुम मुझे इसे वापस पे करोगे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which Indian company was brought over the Cargill Foods, that is a large American MNC। कौन सी ऐसी इंडियन कंपनी थी जिसने कारगिल फूड्स को ओवर किया था, ओवरटेक होगा, ब्रॉट ओवर, यस, सुमूल, परक फूड्स, पारक फूड, फन फूड लिमिटेड या नन ऑफ द अबाउ। चलो जल्दी से स्टार्ट करो कमेंट में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बेटा, इसका करेक्ट आंसर है पारक फूड्स जो है वो इंडियन कंपनी थी, हु ब्रॉट ओवर बाय कारगिल फूड्स। क्या थी कारगिल फूड्स, ये एक लार्ज अमेरिकन एमएनसी थी। ठीक है, तो 10 क्वेश्चंस हमने हमारे एमसीक्यू के किए, एंड आई रियली होप सबको आते थे। चलो एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं हम। चलो, हु बिकेम द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली 1861 में, विक्टर। सेकंड, व्हेन फ्रांस नीड्स द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, किसने बोला था, चांसलर ऑफ डूक मटर्नेज। ओट किसान सभा किसने सेटअप और हेड की थी, दैट इज जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र। डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय होम, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। देखो ऐसे अगर आप याद करोगे, बार बार देखोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बेटा याद हो जाएंगे। इसीलिए ये सीरीज में मैं ये सभी क्वेश्चंस आपको करवाने वाली हूँ। सारे 1 मार्क्स के 16-17 जितने भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे वो डायरेक्टली आपके पॉकेट में आएंगे। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ मैडम के साथ कॉपरेट करना है
और जैसे जैसे मैडम बोलती है आपको वैसे वैसे सिर्फ करना है। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ कमेंट्स में आपको आंसर देते जाने हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ब्लैक सॉइल इज फाउंड, कौन से स्टेट में ब्लैक सॉइल को फाउंड किया गया है, कौन सा है वो, गुजरात। ओके, कौन सा स्टेट है, गुजरात वो स्टेट है जहां पे ब्लैक सॉइल आपको मिलती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्फ्लुएंस द इंडस्ट्रियल लोकेशन, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इंडस्ट्रियल लोकेशन को क्या नहीं करती, अफेक्ट नहीं करती है। तो वो क्या है, रॉ मटेरियल, कैपिटल, लेबर या अंडरग्राउंड रेलवे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, अंडरग्राउंड रेलवे। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एग्जांपल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन, कौन कौन, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इंडिया, बेल्जियम और ये क्या होल्डिंग वाले हैं। द मोस्ट आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट या बेसिक आउटकम क्या है, टू इट प्रोवाइड अकाउंटेबिलिटी टू सिटीजन, मतलब इट प्रोवाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सिटीजन। An agreement in which the lender supplies the borrower with money, goods or services in return of the promise of future payment refers to, किसे वो रिफर करेगा, क्रेडिट को। अब आपको यहाँ पे कोलेट्रल और क्रेडिट में थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है, तो आपको वो दोनों जो डिफरेंस है उसे ध्यान में रखना होगा। Which Indian company was brought over by Cargill Foods, a large American MNC? वो कौन थी, वो थी पारक फूड्स। अब ये 10 ओके 10 एमसीक्यूज, आई होप आपको इन 10 में से कहीं से कभी भी फ्लक्चुएट करके पूछे, ट्विस्ट करके पूछे या टर्न करके पूछे, आपको ऑब्वियसली आने चाहिए। क्यों, बिकॉज मैडम ने ये आपको दो दो बार रिवाइज करवाया है। फिल इन द ब्लैंक्स, अब हम करेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स। इसमें भी सेम चीज, आपको क्या करना है, मैं क्वेश्चन बोलूंगी और आपको कमेंट में उसके आंसर्स जल्दी जल्दी सबको देने हैं। पहला फिलिंग द ब्लैंक्स है आपका, एवरी पार्टी इन द कंट्री शुड रजिस्टर विद द डैश। कंट्री में अगर कोई पार्टी है या हर कोई पार्टी है तो उसे किसके साथ रजिस्टर करना पड़ेगा, उसे रजिस्टर करना पड़ेगा, मैं नहीं बताने वाली, ये तो ऑब्वियसली आपको ही बताना है। चलो स्टार्ट करो, आंसर देना कमेंट में। इसमें तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, डायरेक्टली आपको आंसर देना है। चलो स्टार्ट करो बेटा। इसके लिए भी मैं आपको कितना टाइम दूंगी, इसके लिए भी मैं आपको दूंगी 10 to 20 सेकेंड। जल्दी से कमेंट में जो भी आंसर है वो तुरंत आप उसको आंसर करो। एवरी पार्टी इन द कंट्री शुड रजिस्टर विथ डैश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है आपका इलेक्शन कमीशन। ओके, इलेक्शन कमीशन। अगर कोई भी पार्टी है कंट्री की तो उसको अपने आप को कहाँ रजिस्टर करना पड़ेगा, उसे इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर करना पड़ेगा, तो ही वो एक पार्टी मानी जाएगी। तो जितनी भी पार्टीज है आपकी इंडिया की, सबको खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन के वहां पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश sector continues to be the largest employer even now। अब तक वो कौन सा सेक्टर है जो ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयर अभी तक आपको दे रहे, मतलब वहां पे ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा, आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो वो कौन सा सेक्टर है,
तो वो सेक्टर है आपका प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में भी जैसे कि आपको पता है, प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जो डायरेक्टली कहां से आए, नेचुरल रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करके। आपका कौन सा सेक्टर आता है प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर है जो सबसे ज्यादा आपको क्या देगा, एम्प्लॉयमेंट देगा। ठीक है, क्यों, एग्रीकल्चर की वजह से। एग्रीकल्चर में जैसे कि हमें पता है कितने सारे लोग अपने लाइवलीहुड के लिए किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। ओके, तो आपका अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश सेक्टर एंजॉयज द सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कौन सा ऐसा सेक्टर है जो सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसको मिलता है, चलो जल्दी से बताओ कौन सा सेक्टर है। जल्दी से कमेंट करो सब लोग। तो बेटा इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर होता है उसमें आपको सिक्योरिटी मिलती है एम्प्लॉयमेंट की। क्यों, बिकॉज जब आप जॉब पे जाते हो तो आपको बकायदा एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है, उसके अंदर आपके सारे रूल्स रेगुलेशंस दिए जाते हैं, एक प्रॉपर टाइम होता है आने का जाने का, प्रॉपर टाइम होता है, बहुत सारे अदर बेनिफिट्स है, ग्रेजुटी हो गई, मिटर्निटी हो गई, पीएफ हो गया, ये सारे जो बेनिफिट्स हैं ये आपको किसमें मिलेंगे, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में मिलेंगे। आपको सिक लीव्स मिलती है, पेड हॉलीडेज मिलते हैं। तो ये सब क्या है, आपके एम्प्लॉयमेंट की एक सिक्योरिटी है कि चलो अगर मैं 10 दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है और अगर मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा, नहीं। तो आपको जो कौन सा सेक्टर है जो आपको सिक्योरिटी देता है आपके एम्प्लॉयमेंट की, आपके काम की, तो वो कौन सा सेक्टर है, वो है आपका ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, कोई डाउट्स नहीं, एकदम क्लियर, बस अच्छे से याद रखो चीजें। आप बस आंखें बंद करो और सब पूरा चैप्टर सिर्फ याद कर लो कि क्या क्या चीजें उसमें पड़ी थी। आपके फिलिंग द ब्लैंक्स भी चुटकी में तुरंत सॉल्व हो जाएंगे। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इंक्लूड डैश एंड डैश। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में क्या क्या इंक्लूड होता है, चलो जल्दी से आंसर दो। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या है, यहाँ पे लिखती हूँ, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। अब कॉइन्स भी क्यों, बिकॉज ऑल ओवर इंडिया या आप बोलो कहीं पे भी आप कॉइन्स को एज अ मनी यूज करोगे तो ऑब्वियसली आपको रिटर्न में चीजें डेफिनेटली मिलेगी। कोई भी ऐसा यू नो शॉपकीपर नहीं होगा जो, अगर सपोज आपने 1000 रुपीज की चीज ली है और अगर आप उसको 1000 के सिक्के दे दोगे, 1 1 के 1000 सिक्के दे दोगे, तो वो ना नहीं बोल सकता, क्योंकि कॉइन्स भी जो है ये भी एक फॉर्म ऑफ मनी है। तो कोई आपको ये नहीं बोल सकता कि मैं कॉइन को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अगर उसने ऐसा बोला तो डायरेक्टली आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हो। ठीक है, तो अब आपके दो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी कौन कौन से हैं, एक तो है पेपर नोट्स और दूसरा है कॉइन्स। क्लियर हुआ सबको। डैश इज एन असर्ट दैट द बोरोवर ओन्स।
and uses as guarantee until the loan is repaid to the lender. क्या है ये डैश, क्या है, एक एसेट है जो बोरोवर ओन करता है और एंड यूजेस एज अ गारंटी अंटिल द लोन इज रिपेड टू द लेंडर, जब तक वो लेंडर को लोन की जो अमाउंट है वो पे नहीं करेगा तो जो भी प्रॉपर्टी, जैसे कि हमने देखा था क्या हो सकती है, व्हीकल, लाइफ स्टॉक, लैंड, प्रॉपर्टी, जो भी उसके पास है वो लेंडर को एज अ गारंटी देगा, तो उसे क्या बोलते हैं, कौन सी एसेट बोलते हैं? चलो जल्दी से आंसर दे दो बच्चा। अब बेटा आपको मैं ये बोल रही हूँ, वापस मेरी 6:30 to 7:30 क्लास होती है जिसमें आपको जरूर जरूर पार्टिसिपेट करना है। बहुत सारी चीजें जो है वो हम वहां पे करते हैं, ठीक है, पोल के थ्रू आंसर्स दिए जाते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस को इन सबको क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये चीज मुझे नहीं आती है तो मैं उसको कैसे डाउट क्लियर करूं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 6:30 to 7:30 मेरी लाइव क्लास पे आ जाना है और आपके सभी डाउट, सभी क्वेरीज जो भी होगी वो मैं आपको इंस्टेंटली सॉल्व कर दूंगी। चलो, और बेटा आपको सबसे पहले अभी इस टाइम पे जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है आपका सब्सक्रिप्शन। आपको सब्सक्रिप्शन ले लेना है प्लस का, जैसे कि मैंने आपको बोला ओनली 15,000 है, आइकॉनिक का 28,000। तो आपको अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको बहुत सारी चीजें जैसे कि हमने देखा है वो मिलने वाली है। लाइव क्लासेस हो गए, डाउट सॉल्विंग टेस्ट सीरीज, क्विजेस होंगे मंथली, सॉरी नॉट मंथली, देखो मंथली भी नहीं, वीकली आपके क्विजेस होंगे, तो कितनी सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। पूरे चैप्टर्स जो है बेटा वो आपके डाइजेस्ट हो जाएंगे इतने अच्छी तरीके से कि कहीं से भी अगर कोई भी डाउट पूछा जाएगा तो डायरेक्टली आपको उसका आंसर आ जाएगा। आपको बिल्कुल ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मुझे चीजें नहीं आती है, नो बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको क्या करना है, आपको सिर्फ सब्सक्रिप्शन लेना है। आइकॉनिक के लोगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट, जैसे कि हमने देखा पर्सनल मेंटर, स्टडी प्लानर, पैरेट कनेक्ट, लाइव डाउट सॉल्विंग, तो ये सभी चीजें आपको मिलेगी। बट प्लस का सब्सक्रिप्शन तो जरूर ही ले लेना है, उसके अंदर आपको सभी नोट्स वगैरह सब चीज आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो आपको ये चीज तो डेफिनेटली ले लेनी है। Dash is an asset that the borrower owns and uses as guarantee until the loan is repaid. तो उसे कौन सी एसेट बोली जाती है, उसे बोला जाता है कोलेट्रल। कोलेट्रल वो एसर्ट होती है, कोलेट्रल इज एन असर्ट, ये क्या होती है, एक असर्ट होती है जिसमें दैट द बोरोवर ओन्स, क्या होती है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, कुछ चीजें होती है, कुछ एसर्ट्स होती है, एंड यूजेस एज अ गारंटी, और वो उसको कैसे यूज करता है, वो उसे एज अ गारंटी यूज करता है जब तक वो अपना लोन जो है लेंडर को रीपे नहीं कर दे, ठीक है। बस बेटा एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी आप सब्सक्रिप्शन लो तो आपको मेरा कोड इस्तेमाल करना है, दैट इज KAVITA, कविता, ठीक है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको डिस्काउंट जरूर मिलेगा, कितना, वो भी 10% का डिस्काउंट, कह दो। आपको सिर्फ और सिर्फ मेरा कोड इस्तेमाल करना है, मैं अपने सभी बच्चों को रिक्वेस्ट कर रही हूं कि आपको मेरा कोड इस्तेमाल करना है। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, इसका करेक्ट आंसर हुआ कोलेट्रल। ये क्या है, ये एक एसेट है जो बोरोवर क्या करता है, ओन करता है, जो उसकी होती है, और वो उसे एज अ गारंटी किसको देता है, लेंडर को देता है। स्टार्ट करें नेक्स्ट क्वेश्चन। What a person desires to sell is exactly what the other wishes to buy is called dash। जब एक पर्सन किसी चीज को बेचने की इच्छा रखता है और सेम चीज सामने वाला खरीदने की इच्छा रखता है तो उसे क्या बोला जाता है? चलो स्टार्ट कर दो, अपना आंसर कमेंट में देना। ये तो सबको आता ही होगा, आई नो, वेरी गुड, जल्दी जल्दी सब लोग आंसर करो।
ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चा? इसका करेक्ट आंसर है डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स इसे बोला जाता है। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें जैसे कि हमने कल देखा था, डबल कोइंसिडेंस बॉन्ड्स में क्या होता है कि अगर मुझे किसी को कुछ बेचना है और सामने वाले पर्सन को वो सेम चीज खरीदनी है, तो क्या होता है, हम दोनों अग्री हो गए कि आपको जो बेचना है वो मैं ले रहा हूं और तुम्हें जो बेचना है वो मैं जो बेच रहा हूँ वो आपको लेना है, तो दोनों अग्री हो गए। जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा था ए और बी का। ठीक है, इसमें इसको वीट या राइस जो था ना, ये वीट प्रोड्यूस करता था, ये राइस प्रोड्यूस करता था। बी को वीट चाहिए और ए को राइस चाहिए, तो दोनों ने क्या की, अपनी चीज जो है वो इजीली एक्सचेंज कर ली। जो मुझे चाहिए वो उसको भी खरीदना है, जो उसको चाहिए वो मुझे भी खरीदना है। मतलब देखो, जो मुझे चाहिए वो उसको बेचना है और जो उसे खरीदना है वो मुझे बेचना है। तो ये क्या हुआ आपका डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट अपहेवल took place in dash in July dash। चलो जल्दी से कमेंट करो बच्चा। The first upheaval took place in France इन जुलाई कब? 1830 के अंदर। तो देखो आपकी, ये है फ्रांस, देखो आपकी डेट आ गई। तो आपको कैसे रखना है इसे अच्छे से, वापस लिखती हूँ फ्रांस, और जुलाई के मंथ में और कौन सी ईयर में? 1830 में। तो बेटा देखो, जब भी डेट्स आए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक स्टोरी जैसे याद रखना है डेट्स को। 1830 को 1+730 ऐसे करके आप फ्रांस को रिलेट कर सकते हो। आई नो बेटा ये थोड़ी डिफिकल्ट होती है डेट्स। तो आप क्या करिए, आप सबसे पहले ना एक चार्ट बना लीजिए जिसमें सभी इंपॉर्टेंट डेट्स जो मैं करवाती हूँ, ऑब्वियसली जो मैं करवाती हूँ वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको क्या करना है, आपको वो सभी डेट्स को एक जगह जॉट डाउन करना है। ठीक है, जॉट डाउन करने के बाद उन डेट्स को आप रोज, देखिए मैं ये नहीं बोली याद करो, मैं बोलू सिर्फ रोज एक बार पढ़ लो। तो देखना आपके बोर्ड्स तक वो सारी डेट आपको इतना अच्छे से याद हो जाएगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे याद कब हो गई। रोज देखो ये डेट को ये हुआ था, ये चीज को ये हुआ था, बस। फिर देखो आपको सारी डेट्स मुंह पे होंगी, कहीं से भले कोई भी क्वेश्चन पूछे, आपको सब कुछ आता होगा। तो आपको ऐसे टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सारी डेट्स बेटा आपको याद हो जाएगी, आपको बिल्कुल वरी करने की जरूरत नहीं है। बस जैसा मैंने बोला आपको सिर्फ ऐसा फॉलो करना है। ठीक है, एक शीट ऑफ पेपर लीजिए, सारी इंपॉर्टेंट, या एक काम करिए, एक छोटा सा चार्ट पेपर ले लीजिए। चार्ट पेपर में तो सब कुछ आ जाएगा ना, बड़ा होता है, तो उसके अंदर जो भी डेट्स है ना उसको ऐसे करके अपने बेडरूम में से चिपका दीजिए। जब छोटे होते तो टेबल चिपकाते हैं ना हम, तो वैसे ही आपको क्या करना है। ओके, आपको वैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। चलो आंसर करो।
चलो, तो डैश रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915 में कौन रिटर्न हुए थे इंडिया में जनवरी 1915? तो देखिए, एक क्वेश्चन में से आपके कितने सारे क्वेश्चंस निकल सकते हैं। तो कौन रिटर्न हुए थे बेटा? महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इंडिया इन जनवरी 1915। अगर आपको ऐसे पूछ लिया, जैसे कि मैंने बहुत बार पूछा है, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन डैश, तो 19 इन डैश 1915, तो आपको मंथ याद रखना है जनवरी। बस आपको कैसे याद रखना है? आपको याद रखना है जैसे ही जैन आई, मतलब पहले महीने ही महात्मा गांधी जी इंडिया में आ गए, ठीक है। उसके बाद कितनी सारी चीजें हो गई। क्लियर? तो कब चीजें तब होगी जब कोई इंडिया में आएगा। अगर आप किसी के घर पे जाओगे, तब वहां पे आप एंजॉय करोगे, मस्ती करोगे, पार्टी करोगे। तो आपको ऐसे ही याद रखना है कि कब रिटर्न हुए होंगे। तो रिटर्न तो ये पहले ही हो गए होंगे। तो पहला कौन सा मंथ है? तो पहला मंथ है जनवरी। ओके। और कौन सा ईयर है? 1915। अगर ऐसे पूछ लिया, महात्मा गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी विच ईयर, तो 1915। 1915, 1915, 1915, महात्मा गांधी 1915। कब? जनवरी में। तो ये आप बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। ऐसे कुछ भी राइमिंग बना लीजिए, हो जाएगा याद। समझ में आ गया सबको? On 31st October, the Congress adopts the demand for, किसके लिए उन्होंने डिमांड की थी? जल्दी से आंसर कर दो। चलो बेटा, जल्दी से इसका आंसर दो। जल्दी से आंसर दे दो, चलो। किस चीज के लिए डिमांड की थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? पूर्ण स्वराज। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका आंसर। सेकेंड, गिव मी अ मिनट बेटा।
ठीक है, 31 October the Congress adopted the demand for पूर्ण स्वराज के लिए उन्होंने क्या किया था, डिमांड की थी। लास्ट क्वेश्चन वीडियो का नहीं, लास्ट क्वेश्चन आपके फिलिप्स का। The Government of India Act 1935 was passed on dash August, कौन से अगस्त में द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट पास हुआ था? 1935, कौन से अगस्त में? डेट बताइए जल्दी। चलो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 4 अगस्त। 4 अगस्त, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 वाज पास्ड ऑन 4 अगस्त में। ये जो आपका एक्ट है दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था। ओके, कोई डाउट नहीं अभी तक। एक बार हम वापस सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं ताकि आपको ए टू जेड क्वेश्चंस जो है वो पता चल जाए। एमसीक्यूज हमने देख लिए, अब हम देखेंगे सिर्फ फिलअप्स। एवरी पार्टी इन द कंट्री शुड रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन। ओके, नेक्स्ट है द डैश सेक्टर कंटिन्यू टू बी द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इवन नाउ। तो कौन सा सेक्टर है? प्राइमरी सेक्टर। डैश और सेक्टर एंजॉयज द सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो कौन सा है वो? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आपको सिक्योरिटी देता है एम्प्लॉयमेंट की। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इंक्लूड डैश एंड डैश। तो पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। Dash is an assert that the borrower owns and uses as guarantee until the loan is repaid to the lender। तो वो कौन सी असर्ट होती है? वो होती है कोलेट्रल असर्ट। जब तक लेंडर को वो पैसे नहीं देगा बोरोवर, तब तक उसकी वो सारी जो एसेट्स होती है उसे वो एज अ गारंटी यूज करेगा। What a person desires to sell is exactly what the other wishes to buy is called। उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। द फर्स्ट अपील टुक प्लेस इन फ्रांस, और कौन से ईयर में? 1830 में। डैश रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। कौन रिटर्न हुए थे? पहले मंथ में, मतलब सब चीजें बाद में हुई, मार्च हुआ, तो मतलब वो कब रिटर्न होंगे? सबसे पहले मंथ में रिटर्न हुएंगे महात्मा गांधी जी। कब? पहला मंथ मतलब जनवरी। ऑन 31st ऑफ दी कांग्रेस अडॉप्ट द डिमांड फॉर, किस चीज के लिए उन्होंने डिमांड की थी? पूर्ण स्वराज, पूरा स्वराज चाहिए हमें। The Government of India Act 1935 was passed on dash August। तो वो कौन सी अगस्त थी? 4 अगस्त। अब माय गॉड मैडम, इतने सारे क्वेश्चंस तो हमें अच्छे से याद हो गए। अब हम करेंगे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो भी आपके किसमें, वन लाइनर्स में ही ये पूछे जा सकते हैं। मैं सबसे पहले क्वेश्चन बोल दूंगी, आपको कमेंट में उसका आंसर लिख देना है और फिर मैं आपको वो क्वेश्चन जो है समझाऊंगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। Who was फेडरिक सोरेन? कौन थे फेडरिक सोरेन? चलो स्टार्ट करो आंसर देना। चलो जल्दी से स्टार्ट करो।
दे दिया। चलो देखते हैं। फ्रेडरिक सोरेन वॉज अ फ्रेंच आर्टिस्ट। ये कौन थे? फ्रेंच आर्टिस्ट थे। हु प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स। इन्होंने 4 सीरीज बनाई थी, 4 प्रिंट्स। इसके लिए विजुअलाइजिंग, क्या सोच रहे थे? हिज ड्रीम्स ऑफ अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। उन्होंने ये पूरा सोचा था और उन्होंने चीजें बनाई थी, क्या सोच के? कि जो पूरा वर्ल्ड है वो डेमोक्रेटिक बने और सोशल रिपब्लिक, मतलब सब अपने हिसाब से चीजें उनकी कंट्री में हो, मतलब वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। अब पता चला। अगर आपको पूछ लिया हुआ फ्रेडरिक सोरेन, तो आपको पता होना चाहिए फ्रेडरिक सोरेन कौन थे। ठीक है, वो क्या थे? वो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे जिन्होंने एक सीरीज बनाई थी 4 प्रिंट्स की, जिसमें उन्होंने क्या विजुअलाइज किया था? जिसमें उन्होंने विजुअलाइज किया था पूरा जो वर्ल्ड है वो किससे बना है? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक से। ओके। अब बेटा इसमें जो क्वेश्चन आंसर्स है मैंने आपके लिए हैं हिस्ट्री के। आज सबसे पहले मैंने हिस्ट्री के लिए हैं। अब जब हम नेक्स्ट सीरीज हमारी स्टार्ट करेंगे, सीरीज सेकंड जो होगी वो भी आपके वन लाइनर्स की ही होगी। उसमें मैं आपके सभी वो क्वेश्चंस लूंगी जो 1 मार्क्स में आने वाली है। तो मैडम आपने बता दिया, बट आपको जो नेक्स्ट सीरीज होगी उसमें सभी आएंगे, तो उसमें आपके जो शॉर्ट आंसर्स है वो मैं मिक्स लूंगी। इसमें मैंने सिर्फ हिस्ट्री पे स्टार्ट किया है, ये फर्स्ट है। हिस्ट्री में थोड़ा सा सबको कंफ्यूजन होता है, तो पहले आज मैंने जो 5 क्वेश्चंस है वो मैंने पहले हिस्ट्री के रखे। ठीक है। व्हाट इज एलिगोरी का मतलब क्या होता है? चलो आंसर करो। चलो इसका आंसर देखें। यस। व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ इंस्टेंस ग्रीड एनवी फ्रीडम लिबर्टी इज एक्सप्रेस टू अ पर्सन और थिंग। ये एक ऐसा आइडिया होता है, ऐसी फीलिंग होती है जिसमें आपको लालच, गुस्सा, फ्रीडम, लिबर्टी सब चीजें आप किसी के थ्रू, या तो वो एक पर्सन हो सकता है या वो किसी चीज के थ्रू आप जब उसे बताते हो। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट वाज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह का आइडिया क्या था? चलो स्टार्ट करो आंसर देना। The idea of satyagraha was to emphasize the power of ट्रूथ। किस चीज को एम्फेसाइज करने के लिए? कि जो सच्चाई है उसकी पावर कितनी है, एंड द नीड टू सर्च फॉर द ट्रूथ, और सच्चाई के लिए कितनी आपको सच्चाई खोजने के लिए जो पूरा एम्फेसाइज करते हैं, कोशिश करते हैं, उसे बोला जाता है सत्याग्रह। और ये आइडिया उसके पीछे था। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, एक सेकेंड। What was the idea of सत्याग्रह? सत्याग्रह का आइडिया क्या था? The idea of सत्याग्रह was to emphasize the power of truth, ठीक है, and the need of search for the truth, के सर्च की कितनी ज्यादा जरूरत है उस चीज को एम्फेसाइज किया गया। सच में कितनी शक्ति होती है, वो इस सत्याग्रह के पीछे वो एक आइडिया था। क्लियर सबको? तो अगर आपको ऐसा छोटा सा क्वेश्चन भी पूछा तो आपको आना चाहिए। What was चंपारण मूवमेंट? चलो स्टार्ट करो आंसर देना कमेंट में जल्दी से।
देखो बेटा, मेरा कोड आपको इस्तेमाल करना है, कोई मैडम का कोड नहीं भूलेगा, ठीक है। सिर्फ KAVIT ये कविता आपको लिखना है और 10% का जो डिस्काउंट है वो आपको मिलेगा। चंपानेर मूवमेंट, इट वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट दैट टुक प्लेस इन 1916 इन विच MG मतलब महात्मा गांधी जी, ठीक है। चंपानेर जो मूवमेंट था ये फर्स्ट सत्याग्रह था मूवमेंट जिसने जगह कब ली 1916 में, इन विच महात्मा गांधी ट्रेवल्ड टू चंपारण, वो चंपारण में गए थे किस चीज को इंस्पायर करने के लिए, टू इंस्पायर द इंडिगो प्लांटर्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑब्सेसिव प्लांटेशन सिस्टम। जैसे कि हमने देखा था उन्हें फोर्सफुली जो इंडिगो की प्लांटेशन को करने को बोला जा रहा था, तो उस चीज को अपोज करने के लिए महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। और चंपानेर मूवमेंट जो था वो फर्स्ट सत्याग्रह था। अगर आपको पूछा गया महात्मा गांधी जी से किया हुआ कौन सा फर्स्ट सत्याग्रह था, तो आपको पता होना चाहिए वो कौन सा था। इंडिगो प्लांटेशंस के रिलेटेड चंपानेर मूवमेंट जो किया गया था वो फर्स्ट सत्याग्रह था गांधी जी का, ठीक है। और इसने कब जगह ली, मतलब कब ये सत्याग्रह हुआ था, 1916 में। क्लियर सबको? लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रोलैक एक्ट ऑफ 1919? रोलैक एक्ट 1919 का कौन सा था? चलो ऑब्वियसली आज बच्चों को बहुत कुछ अच्छा अच्छा सीखने को मिला, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो आपको नहीं आती थी, तो वो मैडम ने आपके साथ क्या कर दी, उसे क्लियर कर दिया। तो आई रियली होप कि ये सभी चीजें अगर कहीं भी आपको पूछी जाए तो आपको इन सबके आंसर्स आने चाहिए, ठीक है। Who was the Rowlatt Act? What was the Rowlatt Act of India? चलो जल्दी से, एक्ट ऑफ 1919, सॉरी, व्हाट वाज द रोलैक्ट एक्ट 1919? चलो आंसर बता दूं, लास्ट है तो चलो ठीक है जल्दी से बता देती हूँ। इट गिव द ब्रिटिश गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर, इससे क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पावर मिली टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी उनको लेके, एंड अलाउड द डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल ऑफ 2 years, ठीक है। आई होप सबको पता चला होगा। कि जो भी इट गिव द गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज या थे, या जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको विदाउट ट्रायल ऑफ 2 साल से भी ज्यादा बिना ट्रायल दिए उनको आप ज्यादा क्या कर सको, रख सको, ठीक है। सबको समझ में आया? It gave the British government enormous power to repress political activities and allowed retention नहीं, डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल ऑफ 2 years। तो आई रियली होप सबको आज का ये जो लेक्चर है अच्छा लगा होगा। आपको सभी चीजें अच्छे से पढ़नी है, याद रखनी है, और बेटा आपको जो भी डाउट हो आप 6:30 to 7:30 मेरी क्लास में आइए, 6:30 to 7:30 मेरी क्लास में आइए, और आपको सभी चीजें जो है वो वहां पे मैं सारे जो डाउट्स है वो मैं क्लियर कर दूंगी। वहां पे आप कोई भी क्वेश्चन पूछिए, आपको हर चीज का आंसर मिलेगा। थैंक यू सो मच। और ये वन लाइनर्स की महाभारत सीरीज का पहला पार्ट था। ऐसे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बहुत ज्यादा पार्ट्स आते रहेंगे, आपको सभी पार्ट्स को देखना भी है, क्योंकि आपको नहीं पता कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सब्सक्राइब करना है लेट्स क्रैक 9th and 10th CBSE अनअकैडमी वाला जो चैनल लेट्स क्रैक 9th and 10th, तो ये आपको डेफिनेटली सब्सक्राइब करना है, ताकि जब भी जो भी नया वीडियो आए आपको कैसे मिलेगा। सबसे पहले तो आपको बेल आइकन को हिट करना पड़ेगा, छोटा सा टच दे दीजिएगा, और देखिएगा जब भी मेरी वीडियोस आएंगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको क्या करना है, तुरंत देखना है मैडम के सारे क्वेश्चन, सारी चीजें। आई रियली होप ये सब चीजें आपके लिए, डेफिनेटली होप नहीं, ये डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, इन सभी जो फिलअप्स देके, एमसीक्यूज देके, शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर्स देके, ये आपको बेटा पूरा अच्छे से पढ़ना है, बार बार वीडियो को देखिए ताकि सारी चीजें आपको याद हो जाए।
तो कहीं से कुछ भी पूछे तो आपको पता होना चाहिए। और वैसे कमेंट जरूर करिएगा। ये तो हमारी फर्स्ट सीरीज का पार्ट था। आगे ऐसी बहुत सारी सीरीज आपकी वन लाइनर्स की महाभारत की आती रहेगी। हमारे टेलीग्राम में आपको जरूर 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 ज्वाइन करिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स है, जो भी अपकमिंग वीडियोस है, वो आपको इजीली मिल जाए। ठीक है, हैव अ वेरी गुड डे बेटा, सी यू इन अवर नेक्स्ट वीडियो। जो भी नई सीरीज आएगी, जो भी नेक्स्ट में सीरीज आऊंगे, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर्स होंगे, कुछ इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेस भी होगी, जिसमें आप मेरे साथ इजीली पार्टिसिपेट कर सकोगे। ठीक है, बाय बेटा, हैव अ वेरी गुड डे।